मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आज इंतहाई अहम केस काजी फाइज ईसा साहब के सामने होगा। कमरा अदालत नंबर 1 में पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर है कि इलेक्शंस के नतायज को कल अदम करार दिया जाए। जो काजी साहब की हिस्ट्री या केसेस के हवाले से, जिन केसेस में पीटीआई गई है इंसाफ की तलाश में, उनका नतीजा हमारे सामने है, और जिन केसेस में नून लीग गई है सुप्रीम कोर्ट में, उनका नतीजा भी हमारे सामने है। अगर पीछे हिस्ट्री काजी साहब की पिछली हिस्ट्री मुकदमात की रखें तो क्या ऑप्शंस आपके ज़हन में आते हैं? क्या होगा जब आप अदालत जाएंगे, कार्रवाई शुरू होगी, रिमार्क्स होंगे, जिरा होगी? क्या 4 ऑप्शन आपके ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। वैसे मेरे ख्याल में आपके भी ज़हन में वही सारी बातें हैं जो शायद मेरे ज़हन में होंगी, क्योंकि काजी साहब ही इस बेंच को लीड कर रहे हैं। और पहली और अहम बात इसमें यह बनती है कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जो इल्ज़ामात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लगाए गए हैं, उसके बाद जो शफाफ ट्रायल का जो एक तकाजा है और मफादात के टकराव का जो तकाजा है, वो ये है कि चीफ जस्टिस केस शुरू होते ही इस बेंच से अलग हो जाएं और मामला 3 रुकनी कमेटी के सामने भेजें। इस मामले पर 3 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसके ऊपर कम से कम 5 रुकनी बेंच को इस केस की समाअत करनी चाहिए, क्योंकि इसी केस के साथ कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला भी कल सुना जाएगा। तो इसलिए इस पर 3 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए। और ये 3 रुकनी बेंच वही है जिसने पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान वाली दरखास्त सुनी, जिसने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरखास्त सुनी, और जिसने गलबन आप देखें कि जो एतजाज हसन साहब का, वो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि शायद उस वक्त बेंच की वो जो लापता था, जी वो शायद उसकी बेंच की कंपोजिशन मेरे ख्याल में कोई और थी। लेकिन ये 2 केस जो हैं जो पीटीआई के साथ बराह रास्त ये उसमें थे और पीटीआई की जानिब से ही ये दरखास्तें जो है वो सामने आई थी, तो उस इन 2 केसेस की समाअत करने वाला भी यही 3 रुकनी बेंच था। तो इसलिए इस बेंच की कंपोजिशन तब्दील होनी चाहिए। जो बेंच आम इंतखाबात से पहले पीटीआई की इस दरखास्त के ऊपर ये राय दे चुका हो कि पीटीआई का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो एक एतराज है वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर मुझे बताएं कि क्या उस बेंच को ये आम इंतखाबात में धांधली वाला मामला सुनना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं सुनना चाहिए, वरना ये फिर वही बात है कि जो जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं, वो ये केस कैसे सुन सकते हैं? सबसे पहला एतराज ये आता है। लेकिन ये आप जहन में रखें कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, और ये हर चीज पर ये एक तरह से उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे कि नहीं, हम ही इस केस को सुनेंगे, क्या आपको हमसे इंसाफ की तवक्को नहीं है? तो ये इसमें कोई भी ऐसी चीज भी हो सकती है जो मेरे ख्याल में इस केस के लिए, इस केस के हवाले से शायद वो उसको बेहतर ना समझा जाए। और दूसरी जानिब आप देखें कि ये शहरी थे, मोहम्मद अली इनका नाम है, इन्होंने गुज़श्ता हफ्ते ये दरखास्त जी इन्होंने ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी, और इनकी दरखास्त का जो इस्तदा थी वो ये थी कि आम इंतखाबात में एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल साइडलाइन किया गया, उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड न दी गई, उनकी गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, रियासती जुल्म और फस्तायत उनके खिलाफ जारी रही। और फिर जब इंतखाबात हुए तो इंतखाबात के मौका पर भी जिस तरीके से नताइज में हेर फेर की गई और सारा इसमें धांधली की गई, तो ये वो ग्राउंड्स इस दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाए गए हैं। और फिर जो इस्तदा की गई है वो इस्तदा ये है कि जो आम इंतखाबात हैं 8 फरवरी के, इनको कलअदम करार दिया जाए, अदलिया की निगरानी में नए आम इंतखाबात करवाए जाएं और 30 रोज के अंदर अंदर ये आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा अभी जो इस वक्त हुकूमत साजी का एक अमल चल रहा है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कोशिशें हो रही हैं, पीटीआई की जानिब से भी कोशिशें हो रही हैं, इस प्रोसेस को भी, इस अदालत के इस फैसले आने तक इस प्रोसेस को भी रोका जाए। तो अब ये दरखास्त जो है, ये इसमें
कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है। इस तरह की दरखास्तें हमने माजी में ये देखा है कि एक दरखास्त किसी और मकसद के लिए आती है, लेकिन जब वो अदालत के सामने मुकर्रर होती है तो उसके अंदर से उसका रुख किसी और जानिब मोड़ दिया जाता है। नहीं, और उसमें से आप रास्ते हैं। ये देखें, वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह के खिलाफ जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी, वो आई तो उनकी तौसीह के खिलाफ थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो उनकी तौसीह के हक में तब्दील हो गई और बाकायदा कानून साजी तक सुप्रीम कोर्ट ने करवा दी कि आप इसके ऊपर कानून साजी भी करें। तो इसलिए यहाँ पर कोई पता नहीं चलता कि जो है वो कट्टी होगा या कट्टा जो है वो निकलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, और ये भी मुमकिन है, ये मेरी एक अपनी एक राय है, क्योंकि हम अदालत को मुख्तलिफ एंगल से देखते रहे हैं, मुख्तलिफ मौके पर हमने अदालत की कार्रवाई को देखा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है इसका एक मकसद कि ये जो आम इंतखाबात हुए हैं इनको वैलिडेट करवा दिया जाए किसी तरह से। तो लेकिन अब मेरे ख्याल में उसको वैलिडेट करवाने में जो इस वक्त सबसे बड़ी वैलिडेट रुकावट, समझ रहे हैं, जो मैंडेट पीटीआई का इमरान खान का चोरी हुआ है उसको लीगलाइज कर दिया जाए। जी जी, देखें ये वही काजी फायज ईसा साहब है, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस चीफ जस्टिस ने, जिस जज ने, जिस 3 रुकनी बेंच ने, क्योंकि काजी साहब अकेले नहीं थे, दीगर 2 जजेस भी थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, और तीनों जजेस का ये मुतफिका फैसला था, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, और तीनों जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो मौक़िफ़ उनका है वो दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ मसावी सलूक कर रहा है, और पीटीआई के साथ या उनके रहनुमाओं के साथ, कारकुनों के साथ किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। और आप देखें कि इसी इस्लामाबाद में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाक़ है, जहां से साबिक एमएनए अली नवाज अवान को अगवा किया गया, कई रोज कई हफ्ते वो लापता रहे, और फिर अचानक जहांगीर तरीन के घर से नमूदार हुए, लेकिन चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट सोती रही। आमिर मुगल के घर पर तोड़ फोड़ की गई और घर गिरा दिया गया, अली नवाज अवान का घर गिराया गया, तोड़ फोड़ की गई, ये लेकिन ये पाक सुप्रीम उनकी कोर्ट वालदा। जी जी, उनकी वालदा को जदोकोब किया गया। फिर आप देखें कि जो सदाकत अब्बासी वाला मामला था वो हमारे सामने है, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। शेख रशीद का जब इंटरव्यू चला था समा न्यूज के ऊपर, और उनके हवाले से भी ये खबर आई थी कि उनको मुबैना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ। पीआईडी वजारत इत्तलात का एक ज़ैली इदारा है, उसके साथ ये इमारत थी, और वहां पर जो है वो सदाकत अब्बासी के साथ भी तशद्दुद करने की इतलात थी कि उनको भी चपेड़े मारी गई थी, और फिर उनको जबरदस्ती मेकअप करके और इंटरव्यू करवाया गया। बहुत सारे जराये से ये खबरें निकली थी, और ये सब कुछ इस्लामाबाद में हुआ था, और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही थी। सबसे और बड़ी आप मिसाल देखें कि इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं है इस्लामाबाद में जो हुआ, जी जी या उनकी जी पेशी के वक्त जो फेडरल जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर हुआ कि उनको साइन करवाने से रोका गया जबरदस्ती, ये भी तो इस्लामाबाद में हुआ। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो सारी चीजें हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे होती रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक्टिव नहीं हुई थी। तो फिर इस वजह से आप देखें कि कुछ जजेस जो पहले ही एक माइंड बना चुके हैं, क्या वो ये बात तस्लीम करेंगे कि आम इंतखाबात में धांधली हुई है? अगरचे इस हवाले से अब साबिक जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, लियाकत चट्टा साहब का जो बयान है, मेरे ख्याल में वो एक तरह का एटमी धमाका है, सियासी एटमी धमाका उसको कह सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस अब खुद कटहरे में खड़े हैं। अब चीफ जस्टिस ये नहीं कह सकते कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो शवाहिद लेके आए। देखें, एक बंदा कत्ल करता है और वो थाने चला जाता है और थाने जाके इतराफ कर लेता है कि मैंने फलां बंदे को कत्ल किया है, तो क्या जो एसएचओ होता है, क्या उसको पहले कहता है कि जाओ पहले जाके वो शवाहिद लेके आओ, हम कैसे तस्लीम कर लें कि तुमने कत्ल किया है? तो वो क्या करते हैं, वो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। एक लफ्ज और फिर होता है की किताब में जिसे इकबाल जुर्म कहते हैं। बाले जुर्म करना, जी, वो खुद जाके थाने में अगर कोई बयान दे कानून तस्लीम में, मौजूद तो है एक ये। बात कानून के मुताबिक वो दुरुस्त है। तो जो बयान साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने दिया है, वो भी बिल्कुल इसी तनाजुर में लिया जाना चाहिए। इतराज तो किया जा इसलिए रहा है कि उसने लेट क्यों दिया है भाई। जमीर का बोझ अगर उसका 10 दिन बर्दाश्त नहीं कर सका तो ये उसकी बेहतरी है कि 10 दिन देखें बाद उसने बोल दिया। सर, ये इंतहाई भूंडी हरकत है, भूंडा ये जवाब है कि वो फौरी तौर पे क्यों नहीं बोला। देखें, इस वक्त जब पूरी स्टेट ही एक साइड पे खड़ी हो और एक बंदा उसमें से उठ के ये जुर्रत करके कहे कि आम इंतखाबात में धांधली हुई है, तो मुझे बताएं
क्या उस बंदे को ये सब कुछ करते और इसको हजम करते हुए क्या प्रोसेस नहीं लगा होगा? क्या जो दबाव उसके ऊपर था, क्या उस चीज को सेटल डाउन करने में उसको टाइम नहीं लगा होगा कि यार चले कोई बात नहीं ये हो गया, या फिर उसको ज़मीर ने मलामत की होगी कि ये तुमने बहुत बड़ी ज्यादती की है, ये अवाम के हक पर डाका है, इसका असर पाकिस्तान की मईशत पे पड़ेगा, सियासी और आईनी बहरान पैदा होगा, मुआशी और जो है वो सिक्योरिटी बहरान पैदा होगा, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो सकता है। मुख्तलिफ ऐसे खौफनाक किस्म के वो मुस्तकबिल के इशारे हैं जो रियासत पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये 100 चीजें होती हैं जो इंसान के जहन में आती हैं। फिर उसने ये भी देखना था कि अगर मैं हिम्मत करके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या कोई बयान दूं भी सही, तो फिर मेरे घर वालों के साथ क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों के साथ क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों के साथ क्या होगा। अभी आप देखें कि इन्होंने इधर बयान दिया, अब उनके जो पीए थे उनके घरों पर छापे मारे गए, लियाकत चट्टा साहब के रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो ये मुझे बताएं ना, फिर ये वही चीजें हैं जो शायद वो जिसकी भी वो बता देता कैलकुलेशन। हूँ, वीडियोस पैगामात आएंगे कि इनकी ज़ेहनी हालत ठीक नहीं है। जी 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 हम जी, वो देखिए। अगर वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था या सेहत ठीक नहीं थी तो फिर सरकारी जॉब पर इतने अरसे कैसे हैं? ये तो सबसे बड़ा सवाल फिर उठता है। सर सबसे बड़ी बात ये है कि 2022 मई 2022 में पीडीएम हुकूमत ने, उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, इन्होंने जो वेटिंग एजेंसी थी ना, जो आला जो ब्यूरोक्रेसी में आला तकर्रुर और तबादले होते हैं, वो एजेंसी तब्दील कर दी थी। उससे पहले होती थी ये वेटिंग और तबादले और जो तरक्कियां वगैरह थी उसकी, वो जो होते हैं ना, इंटरव्यू करना, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, जायजा लेना, सिक्योरिटी क्लियरेंस देना, ये सारी पहले करती थी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। तो पीडीएम हुकूमत ने ये सारा जो इंतजाम था, ये इख्तियार था, ये आईबी से लेके तो ये आईएसआई को दे दिया। तो फिर ये आईएसआई के ऊपर भी ये सवाल उठेगा कि भाई आप अगर एक बंदा नफ्सियाती मरीज था, ज़हनी मरीज था, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, तो फिर जब ये वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, जब इनको वज़ीर आला बनाया गया, इन्होंने खुद इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे की रावलपिंडी में। तो फिर देखें कि वो सारे जो उनके पीछे। तस्वीरें नहीं आपने देखी उस पर, आप तकरीब में खड़े हैं, जी, मोहसिन नकवी साहब, जी, हमजा शहबाज साहब के साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो हनीफ ये अब्बासी देखिए डिप्रेशन की गोलियां मांगते रहे। सर, वैसे तो ये बात फिर काबिल गौर है। और अच्छा, इन्होंने एक देखें, ये जो बात की, मैं कल भी एक टीवी के ऊपर ये बयान चला हनीफ अब्बासी साहब का, उन्होंने कहा कि जब मैं कामयाब हुआ तो इन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी। तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि लियाकत चट्टा का मुस्लिम लीग नून के साथ एक इंतहाई करीबी ताल्लुक था, वरना वो क्यों नून लीग के उम्मीदवारों को मुबारकबादें देते। और हाँ, ये जो ज़हनी हालत वाली बात है ना जो आपने की कि इन्होंने ज़हनी सुकून वाली गोलियां हनीफ अब्बासी साहब से तलब की हैं, क्योंकि वो हनीफ अब्बासी साहब एफिड्रीन केस की वजह से बहुत ज्यादा माशाल्लाह से मशहूर है। तो खैर हो है। सकता है वो नशे वाली गोलियां मांगी हों कि हनीफ अब्बासी साहब आपका चूंकि धंधा ही यही है तो 2-4 पत्ते मुझे भेज दें, मैं आजकल बड़े माड़े हालात से गुजर रहा हूँ, तो मेरा हाँ, जरा ज़हनी सुकून मुझे हासिल हो जाएगा। तो ये सर, ये इस चीज को ना, ये आप इसको जिस तरफ मर्जी घुमाएं, जिस तरफ इसको मर्जी मोड़ें, जिस तरफ मर्जी लेके जाएं, ये पीछा अब नहीं छोड़ेगा। ना ये चीफ जस्टिस का पीछा छोड़ेगा, ना किसी दूसरे तीसरे का छोड़ेगा। क्या जा रहे हैं कल? देखिए काजी साहब, मैं जैसे कि आपने आपको बताया कि 3-4 चीजें हो सकती हैं। दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज भी हो सकती है। जी आपने दो बयान किए हैं ना। जी जी, एक तो यह है कि दरखास्त खारिज हो सकती है जुर्माना लगा के। देखें जी, आपने ये एक भूंडी हरकत है, अरबों रुपए लग गया है, पूरी रियासत ने बड़ी मुश्किल से इंतखाबात कंडक्ट करवाए हैं, अब दोबारा से आम इंतखाबात नहीं हो सकते, आपने अदालती वक्त ज़ाया करने की कोशिश की, बला बला बला, इस तरह का एक हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मुमकिन तौर पे नए इंतखाबात करवाने का हुक्म भी दे दे। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फॉर्म 45 है, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको दोबारा कंडक्ट करने का कह दे। ये वैसे आप चांस नहीं है, लेकिन हम एक ऑप्शन के तौर पे इसको रखते हैं कि मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है। फिर चौथा जो इसमें है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे इलेक्शन को ही वैलिडेट कर दे कि ये नहीं, ये बिल्कुल ठीक हुए हैं और इसमें कोई गलती खामी नहीं है, और जो कुछ हुआ है माजी में भी हल्के फुल्के इस तरह के एतराजात लगते रहे हैं,
तो ये भी अगर लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो ये चीज भी हो सकती है। फिर आप देखें कि इंतखाबी धांधली के हवाले से शुएब शाहीन साहब का वो खत भी चीफ जस्टिस को जो गुज़श्ता रोज लिखा गया था, हफ्ते के रोज, वो भी मेरे ख्याल में तो उसको भी इसी केस के साथ ही वो मामला सुनाना चाहिए। और मेरे ख्याल में शुएब शाहीन साहब को कल कमरा अदालत में मौजूद होना चाहिए कि वो उस वक्त चीफ जस्टिस के सामने ये मामला उठा सकें कि मैंने आपको एक खत लिखा है, तो आप बराए मेहरबानी उसके ऊपर भी नोटिस लेके और मेरे उस खत वाला मामला, क्योंकि उसमें भी धांधली का है और इस्लामाबाद के 3 हलकों का जिक्र उन्होंने किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान का किया जहाँ-जहाँ से पीटीआई हारी थी। तो ये चीज़ें बहुत गंभीर होती जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़िम्मेदारी भी उतनी बढ़ती जा रही है। इल्ज़ाम लगा है डायरेक्ट चीफ जस्टिस पर, और चीफ जस्टिस जो है वो पूरे इदारे का सरबराह है, अदलिया का। यह है कि आप अपने आप को इस केस से अलग रखें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इन तहकीकात से अलग रहें। पीटीआई का ये मुतालबा है। मैं वही शुरू में ही मैंने आपको कहा कि इखलाकी तौर पे शफाफ ट्रायल के तकाजे को, असूल को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस को खुद ही, ये देखें सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, मेरा ये मानना है कि ये तीनों जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और तीसरी जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जिन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस सुना, जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस सुना, ये तीनों जज या इनमें से कोई एक जज भी उस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए जो धांधली वाले केस होने, तभी शफाफ ट्रायल का जो तकाजा है वो पूरा किया जा सकता है। बसूरत दीगर मफादात का टकराव आएगा। तीनों जज साहबान पहले ही अपना जहन डिस्क्लोज कर चुके हैं, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से इनकार कर चुके हैं, पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान छीन चुके हैं, और इसी बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने की वजह से पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस और इस 3 रुकनी बेंच को ही चार्जशीट किया जा रहा है। हर जगह पर जहां आम इंतखाबात में धांधली का मामला सामने आता है, वहां लाजमी तौर पर इंतखाबी निशान छीनने वाला मामला भी साथ उसके जुड़ा होता है। तो वही जिसकी वजह से ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है और ना ही पीटीआई का मैंडेट जो है वो उन तक अभी तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया सईद कोई साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह।